नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र जो है चैप्टर हमने पढ़ा। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है नागरिकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता कौन से भाग में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख संविधान में किया गया। अगर बात करेंगे भाग की, तो भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी भारत में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। जिस प्रकार ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, वैसे ही सिंगल सिटीजनशिप कहाँ है? भारत में भी। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 11 है उसमें संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की। प्रश्न ये आता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 11। आगे देखेंगे, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, तो संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? 1955 में। ध्यान रखेंगे, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में, 1955 में। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। अगर भारत की सिटीजनशिप लेनी है या नागरिकता लेनी है, तो इन तरीकों से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जन्म से, या तो बर्थ से आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको जो है स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, जन्म से। वंश परंपरा से, वंश परंपरा मतलब अगर आपका वंश जो है भारत से है तो आपको वंश से ही जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण से, अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इंडिया में, पंजीकरण से भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। देशीकरण से, ठीक है, देशीकरण समझेंगे कि मतलब जैसे दूसरे भूभाग का जो है देशीकरण हो गया, तो उसमें क्या हो गया, नेचुरल आपको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा, यानी कि मान लीजिए कि किसी दूसरे देश की जो है से जो है भूमि जीत ली, या दूसरे देश से कोई पार्ट हमने जीत लिया, तो उस पार्ट में रहने वाले नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो इन 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अभी हमने बात करी कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, यानी नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से की जा सकती है या हो सकती है आपकी। तो 3 प्रकार से, ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार से। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मान लीजिए अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी नागरिकता, यानी जो भारतीय की नागरिकता है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नागरिकता त्यागने पर, अगर आप स्वयं जो है नागरिकता त्यागते हैं तब, या सरकार द्वारा वंचित करने पर, या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेने पर। इन 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत हो सकता है। जैसे कि पहला है, जैसे नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की जो है सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप स्वयं जो है नागरिकता त्याग देते हैं या फिर सरकार द्वारा वंचित कर ली जाती है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 6 में क्या है? ठीक है, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं कुछ व्यक्ति, उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 6। ध्यान रखेंगे,
प्रश्न ये आता है कि पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के अधिकार के बारे में, नागरिकता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 6। आगे देखेंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। देखिए अनुच्छेद 6 तो ये बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए नागरिकों की नागरिकता के अधिकार के बारे में, और अनुच्छेद 7 ये बताता है कि पाकिस्तान यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है अनुच्छेद 7। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। देखिए अनुच्छेद 8 यानी कि भारत से बाहर रहने वाले जो है तो भारतीय, यानी भारत में जन्म हुआ है और भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 में जो है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने या किसी व्यक्ति ने जो है अदर देश की यानी दूसरी कंट्री की या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 की जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 9 देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आए हुए नागरिकों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से भारत जाने वाले जो है व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 8 में भारत में पैदा हुए और भारत से बाहर रहने वाले जो है व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में है। और अनुच्छेद 9 ये बताता है कि अगर कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का जो है उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है और उसको भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो उसे कम से कम 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी 10 साल में रहने के बाद उसको भारत की नागरिकता मिल पाएगी। 10 वर्षों तक निवास करना यानी भारत में रहना अनिवार्य है, तभी उसको जो है भारत की नागरिकता मिल पाएगी। आगे देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, कि जो हमारी नागरिकता अधिनियम है 1955 जो में आई, उसमें एक धारा है 5(1), उसमें ये कहा गया है अगर आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना होगा। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट है, समझेंगे। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके रह रहा है, ठीक है, तो उसको जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक रहना होगा। अगर वो 10 वर्षों तक रहता है विदेशी व्यक्ति, तो उसको स्वतः ही जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यानी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो दोनों पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। देखिए, संसद के पास शक्ति है नागरिकता के संबंधित जितने भी नियम हैं, ठीक है, उनको सक्षम करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आगे देखेंगे। वर्ष 2005 के नागरिकता अधिनियम में अप्रवासी भारतीय
वर्ष 2005 के नागरिकता अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। तो समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं 2005 में जो नागरिकता में संशोधन हुआ है, उसके अनुसार जो अप्रवासी भारतीय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के या बांग्लादेश के हैं, वो उन नागरिकों को छोड़कर सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। तो 2005 में जो है नागरिकता जो अधिनियम था 1955 वाला, उसमें संशोधन किया गया, और जो अप्रवासी भारतीय हैं, लेकिन कौन सी कंट्री को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है, वो जो है अप्रवासी भारतीय होते हुए भी पंजीकरण करा सकते हैं। ये इसमें बताया गया है, बाकी कुछ नहीं नया। और लेकिन कंट्री कौन सी छोड़नी है, ये इंपोर्टेंट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंट्री को छोड़कर, ध्यान रखेंगे। और संशोधन कब हुआ है? 2005 में। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ वो कब से लागू हुआ? 2019 अधिनियम जो है 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से, ध्यान रखेंगे। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ है, ध्यान रखेंगे, 2019 लागू हुआ है। आगे देखेंगे, यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यहाँ पे समझेंगे, ये जो अधिनियम है, ये अफगानिस्तान जो नया वाला अधिनियम है 10 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लागू 2019 से है, लेकिन 10 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। इसमें क्या है, नया जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो इसको समझेंगे, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो इन कंट्री की कौन कौन सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इस धर्म के लोग अगर भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है 10 जनवरी 2020 नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को यहाँ उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। देखो टाइम पीरियड भी दिया है, जो संशोधन अधिनियम आया 10 जनवरी 2020 का, उसमें ये भी दिया गया है कि वही व्यक्ति जो है, उन्हीं व्यक्ति को जो है प्रवेश दिया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 को यहाँ आए हैं या उसके पहले से प्रवेश कर रहे हैं भारत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के देखो ये जो अधिनियम है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना चाह रहे हैं कि ये जो अधिनियम है संविधान की 6ठी अनुसूची में, आपको पता है 6ठी अनुसूची में क्या है, ATM असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वाला जो नियम है कि भाई 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग जो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। 10 जनवरी 2020 से ये लागू हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके आदिवासी जो क्षेत्र है इसमें ये लागू नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई अवैध तरीके से रह रहा है इन क्षेत्रों में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में, उनको जो है नागरिकता भारत की बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों को भी लागू नहीं होता है। देखिए ये बहुत समझेंगे, यहाँ पे बोला है जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो बनाया था अंग्रेजों ने
1873 को इनर लाइन उसमें आने वाले क्षेत्रों में भी ये जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई। तो अब प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और 5 से 11 तक आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? भाग 2 में। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 तक जो है भारतीय संविधान में नागरिकता के अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है, 5 से 11 तक। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो भारतीय संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हम सब जानते हैं एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ली गई हमने। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है बता रहे हैं यहाँ पे। भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो ए ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये बिल्कुल गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की तो नागरिकता है ही नहीं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। यहाँ पे ये बताया जा रहा है किस प्रकार भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। हम जानते हैं 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, ठीक है, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ए जन्म द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, गलत हो गया। देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण का मतलब समझ रहे हैं? देशीकरण का मतलब ये है कोई अप्रवासी भारतीय है, यानी कोई विदेशी है, कोई अप्रवासी भारतीय है, ठीक है, तो वो भारत में रह रहा है और अगर वो 10 साल तक रहता है, 10 वर्ष तक, तो उसको जो है भारत की नागरिकता सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसका ये होता है देशीकरण का मतलब। ठीक है, वो देशी बन गया, मतलब भारत में रह रहा है तो देशी हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, बिल्कुल अगर आप कोई भूभाग अर्जन कर लिया है भारत ने देश का, तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। भारतीय बैंक में धन जमा करने से, ये बिल्कुल नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो व्याख्या हमने देख ली है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। अभी हमने बोला प्राप्त करना की बात की जा रही है, यहाँ पे बोला गया है अब खो देगा। तो कितनी तरीके से जो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है? 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीके से कैसे? अगर मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक, दूसरा कि अगर वह स्वयं छोड़ दे, भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, और तीसरा सरकार जो है भारतीय नागरिकता छीन ले। तो इन 3 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि भारत के नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, तो कौन कौन तरीके से? ठीक है, पहला सही है, अगर खुद स्वयं त्याग दे। भारतीय नागरिकता का परित्याग, हाँ ठीक है, करता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर, हाँ बिल्कुल, अगर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसे अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, ये नहीं होगा। सरकार की आलोचना करने पर, बिल्कुल नहीं। तो ये ही 2 हमारे आंसर होंगे, तो सी राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा। ये देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल अधिवास है। ये कह रहे हैं कौन सा सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए।
जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो खत्म हो जाएगी, या खुद त्याग देगा तो भी खत्म हो जाएगी, या सरकार द्वारा जो है छीन ली जाए तो भी खत्म हो जाएगी। तो हमारा पहला ही राइट आंसर होगा, केवल ए। आगे देखेंगे। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, तब विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवासी यानी डोमिसाइल है। ठीक है। अब यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। वे राज्य की नागरिकता अलग है और सेंटर की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ केंद्र की नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी भारतीय नागरिक ने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 ये कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 कै के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। देखो, अनुच्छेद 58(1) क्या कहता है? कोई व्यक्ति अगर जो है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए उसकी पात्रता ये होनी चाहिए कि सिर्फ वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, बस उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए भारत की। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल सही, यदि उसने रजिस्ट्रेशन या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या, व्यपदेशन या किसी तात्विक तत्वों तो सीधी सीधी बात क्या बोली जा रही है? ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ग्रहण करी है, किस तरीके से? रजिस्ट्रेशन के द्वारा या पंजीकरण कराकर या देशीकरण के प्रमाण पत्र लेकर। लेकिन अगर उसने जो है फ्रॉड तरीके से बनाया है तो उसकी जो है नागरिकता छीन ली जा सकती है। पहला चीज तो ये बोला है। दूसरा, यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया, यानी कि अगर उसने हमारे संविधान के जो अवहेलना की या जो है कुछ इस तरीके से किया जो देशद्रोह में हो, तो भी उसकी जो है नागरिकता छीनी जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया, वही देशद्रोह वाला काम किया, तो भैया नागरिकता छीन ली जाएगी। या यदि वे 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर, अगर मान लीजिए वो 7 साल तक वह निरंतर भारत के बाहर रह रहा है साधारण निवासी के तौर पर, तो भी उसकी जो है नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया था, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक है वो पंजीकृत कराने के लिए जो है एप्लीकेबल है या नहीं, कौन सा नहीं है, ये बोला जा रहा है। देखिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो वो तो पंजीकरण करा सकता है, बिल्कुल, उसके अभिभावक क्या है? भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो सिटीजनशिप भारत की, ये भी जो है गलत होगा, मतलब प्रश्न के हिसाब से गलत होगा, वैसे सही है। ठीक है, अगला, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के प्रवासी हैं तो वो भारतीय कार्ड धारक के लिए अर्हताएं नहीं है उनके पास, यानी एप्लीकेबल नहीं है। सी हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्निष्ठ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना कि कौन सा सही है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नागालैंड है, असम है, मणिपुर, ये इनर लाइन वाले स्टेट है, ध्यान रखेंगे कि इनर लाइन की बात करी ना, ये वही स्टेट है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इनकी प्रादेशिक मांगों को देखते हुए जो भारतीय के संविधान अनुच्छेद में इनको जो है 371 ए से लेकर 371 आई तक रखा गया है। समझ में आ रहा है? 371 ए से लेकर जो है 371 आई तक रखा गया है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला राइट होगा हमारा। आगे देखते हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र किंतु नागरिकता एक कह रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ राजतंत्र भी एक है। हाँ देखिए, हमारे यहाँ तो एक ही राजतंत्र चलता है, ठीक है, और नागरिकता एक कह चलती है। लेकिन अमेरिका में जो है ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य की अलग है और संघ की अलग है। ये गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं होगा, ये भी गलत होगा। मान लीजिए किसी प्रवासी ने या किसी विदेशी ने भारत की नागरिकता देशीकरण के कारण प्राप्त की है, तो अगर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है कई कारणों से। जैसे मान लीजिए उसने जो है देशद्रोह कर रहा है, या फिर हमारे संविधान की अवहेलना कर रहा है, ठीक है, या फिर जो है उसका जो देशीकरण का जो उसका सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो ये भी गलत है। तो हमारा केवल एक सही होगा, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक नागालैंड कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? 371 ए में, ठीक है। असम 371 बी में, मणिपुर 371 सी में, और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी में, सिक्किम 371 एफ में, मिजोरम 371 जी में, और अरुणाचल प्रदेश 371 एच में, और गोवा 371 आई में। ठीक है, इनमें रखा गया है राज्यों के संबंध में, इनमें विशेष उपबंध इनके लिए अंतर्विष्ट किए गए हैं, यानी इनके लिए विशेष, इन राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश जो है के लिए जो विशेष उपबंध किया गया है वो कौन से आर्टिकल में है? तो 371 एच में है। गोवा के लिए कौन से आर्टिकल में है? 371 आई के लिए है। ठीक है, सिक्किम के लिए 371 एफ में। तो एक नज़र इसमें देख लेंगे। ठीक, तो कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र है, संघ और राज्य हैं, ठीक है, स्टेट और सेंटर है, लेकिन भारत में नागरिकता एक कह रही है, जबकि अमेरिका में दोहरी, यानी कि उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि राज्य की भी है और सेंटर की भी है। तो वाला कथन गलत हो गया, असत्य हो गया। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता वंश से वंचित किया जा सकता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में। ठीक है, तो जो ड्यूल सिटीजनशिप है कहाँ है? अमेरिका में है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो नागरिकता संबंधी जो नियम है, ये जो शर्तें हैं, ठीक है, उसको लागू करने के लिए किसके पास शक्ति है? तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। डी हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास। ठीक, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में, देखिए अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो कौन सा अनुच्छेद 11, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में शक्ति बनाने की, कानून बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है संसद नागरिकता अधिनियम 1955 लेके आई थी। ठीक है, इसमें नागरिकता के अर्जन करने और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, तो पंजीकरण के द्वारा अगर जो है
भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है, ठीक है, उसके लिए कितने वर्ष बिताने होंगे भारत में? 7 वर्ष। अगर यहाँ पे देशीकरण के द्वारा बोला जाता है माफी चाहूंगा, अगर यहाँ पे बात की जाती देशीकरण के द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा अगर बात की जाती, देशीकरण के द्वारा आपको कम से कम 10 साल जो है भारत में रहना होगा। और पंजीकरण के लिए अगर और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 वर्ष तक रहना होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? फिर से वही, किसके यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जबकि किसको है? संसद को है। यानी संसद में क्या आता है? संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा भी आ जाती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बनती है। तो ये जो शक्ति मिली है संसद में, इसीलिए जो है स्टार लगाया गया है, क्वेश्चन में संसद नहीं है। तो अनुच्छेद 11 में जो है संसद को ये शक्ति है कि वो नागरिकता के संबंध में जो है कानून बना सकती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ये बोला गया, देखो जो नागरिकता संशोधन विधेयक की बात कर रही है, 2019 संसद से कब पारित किया गया? 10 जनवरी, यहाँ पे कब पारित किया गया? अच्छा ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता जो विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। यानी 9 दिसंबर को जो लोकसभा में पारित हो गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, यानी संसद से पारित हो गया। तो यहाँ पे बात की जा रही संसद से, लोकसभा से तो यह 9 दिसंबर को पारित हुआ और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया 2019 में। तो सही डेट होगी वो क्या होगी? 11 दिसंबर 2019। और राष्ट्रपति ने इस विधेयक में 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। बाद में जो है जो है लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को, ध्यान रखेंगे, लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 में, ठीक है। संसद से पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, लोकसभा में आया 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को और 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति जी ने इस पर स्वीकृति दी और 10 जनवरी 2020 से ये जो है लागू हुआ, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? फिर से वही पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इसमें, तो अच्छे से याद रखेंगे। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और जो है मेरी कोशिश सही रहेगी, आपने समझा होगा चीज़ों को और नागरिकता का चैप्टर जो है अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।